Hello, good evening, guys. I hope I am audible, visible to all. Okay, दोस्तों सभी को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। एक बार मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए। उस दिन सर ने क्लास नहीं ली बेटा, क्लास कोई शेड्यूल ही नहीं थी। कोई क्लास का शेड्यूल थी क्या बीच में? सॉरी दोस्तों, मुझे पता नहीं था, मैंने तो मना किया था क्लास शेड्यूल करने से लिए। चलिए एक बार मैं देख लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्लास क्यों शेड्यूल थी जबकि मैंने बता दिया था। चलिए दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। एक बार मैं फिर भी कंफर्मेशन कर लूंगा टेक्निकल टीम से कि ऐसा क्यों हुआ था। पर आज की इस क्लास को हम लोग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आज पार्ट सेकंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में सेक्शन 1 से लेकर 45 सेक्शन तक सेक्शंस को याद करवा दिया था, और साथ में उसका रिवीजन भी करवा दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में और कुछ आगे के सेक्शंस को पढ़ेंगे, याद करेंगे, और कुछ और नई ट्रिक्स को भी इवॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास। स्टार्ट करने से पहले यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस समय अनअकैडमी पर 60% का ऑफ चल रहा है। तो आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो 60% ऑफ के साथ। 18,999 रुपए में आप लोगों को एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो फैजान 92। फैजान 92 कोड यूज करके 18,999 रुपए में आप लोग एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन के क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। वे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस पढ़ाने शुरू किए थे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पर बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप लोगों को चार पार्ट मिलते हैं, और जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 1 से लेकर 170 तक के सेक्शंस। और हम लोगों ने इसके रेफरेंस में सबसे पहले यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ना शुरू किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। वे पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि आप लोगों को सेक्शन 1 और 2 मिलते हैं, और सेक्शन ओ ये दोबारा से लिखना पड़ेगा। सेक्शन 1 और 2 पार्ट 1 में थे, और उसके बाद यहां पार्ट 2 में आप लोगों को सेक्शन 3 से लेकर 50 तक के सेक्शंस मिलते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पार्ट 1 में सेक्शन 1 में बताया था कि यहाँ आप लोगों को मिलता है शॉर्ट टाइटल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस लॉ को कहा जाएगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लोगों को सेक्शन 1 में मैंने बता दिया था कि इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसे बोला जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 में यहां आप लोगों को डेफिनेशन क्लॉज मिलता है, और डेफिनेशन का भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। कैसे याद किया था हम लोगों ने? सेक्शन सी सी डी, इसे याद करने के लिए ट्रिक थी। पहले यहां सेक्शन सी के 2 के क्लॉज ए में कोर्ट आएगा, 2 के क्लॉज बी में यहां कंक्लूसिव प्रूफ आएगा, और उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज सी में यहां किसकी डेफिनेशन आएगी? डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन आएगी। हाँ भाई, बोलो दोस्तों, किस चीज की डेफिनेशन आएगी? सी सी डी। बोलो, कोर्ट था, कंक्लूसिव प्रूफ था, और क्या था? जल्दी से बता दो दोस्तों, रुकना नहीं है। आधा लिख दिया है मैंने। हाँ जी भाई, जल्दी से बोलो, क्या हुआ? जी, सी में क्या आएगा बेटा? सी में डिसप्रूव्ड। उसके बाद मैंने आप लोगों से इस पॉइंट पर कहा था, अब हम लोगों को सेक्शन
2G से याद करना है भाई। 2G में मैंने आप लोगों को याद करने की ट्रिक बता दी थी। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू। उसके बाद यहां H में मे प्रिज्यूम आएगा, मे प्रिज्यूम। उसके बाद I में नॉट प्रूव्ड आएगा, नॉट प्रूव। उसके बाद G में प्रूव्ड आएगा। उसके बाद K में रेलिवेंट आएगा। हाँ जी। उसके बाद 2 क्लॉज L में क्या आएगा भाई? 2 क्लॉज L में आएगा शेल प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम। ट्रिक याद है ना आप लोगों को? मैंने बताया था भाई, मैंने बताया था कि गर्लफ्रेंड के लिए कोई पर्सन कपड़े लेके जा रहा है बट फिर भी वो इशू करेगी, इसलिए वो H&M के शोरूम में जाता है। पर वो फिर भी नहीं मानेगी, तुम H&M से खरीद के लेकर आए हो, और अगर तुमने उसके सामने प्रूव कर दिया तो तुम उसकी नजरों में रेलिवेंट बन जाओगे। तो इस तरीके से GHIJK जो है हम लोगों ने याद कर लिया। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 3 से लेकर 50 तक के सेक्शन के बारे में। सेक्शन 3 से लेकर 50 तक के सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहां सेक्शन 3 में हम लोगों ने बात करी थी यहां कि कोर्ट में क्या लेकर जा सकते हो? फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, और कोई फैक्ट नहीं लेकर जा सकते। फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट और कोई और फैक्ट कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। सेक्शन 4 में आप लोगों को बताया था सेम ट्रांजेक्शन, रिपीट करना पड़ेगा हमें ताकि हमें हमेशा के लिए सेक्शंस याद हो जाएं। सेम ट्रांजेक्शन। सेक्शन 5 में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? स्टॉप सीईओ के बारे में, यानी कि कॉज इफेक्ट ओकेजन, कॉज इफेक्ट ओकेजन। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शन 6 में बताया था यहां है प्रिपरेशन, कंडक्ट और मोटिव। प्रिपरेशन, कंडक्ट और मोटिव। सेक्शन 7 में हम लोगों ने बात करी थी एक्यूज्ड का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड। उसके बाद सेक्शन 8 में हम लोगों ने बात करी थी कॉन्स्पिरेसी का कॉमन डिजाइन, कॉन्स्पिरेसी का कॉमन डिजाइन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 9 में यहां अदरवाइज रेलिवेंट, अदरवाइज रेलिवेंट। उसके बाद सेक्शन 10 में हम लोगों ने बात करी थी अमाउंट ऑफ डैमेजेस के बारे में, अमाउंट ऑफ डैमेजेस के बारे में। मैंने इसे याद करने की ट्रिक आप लोगों को बताई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई कंपनी का एक एम्प्लॉय है, वो यहां उसके ऑफिस में हुए ऑफेंस को कोर्ट में लेकर जाना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट ही कोर्ट में लेकर जा सकता है, इसके अलावा कोई और फैक्ट लेकर नहीं जा सकता। इसलिए वो सोचता है कि वो जो उस ट्रांजेक्शन में हुआ है वो सारी चीजों को कोर्ट में लेकर जाएगा, वो सेम ट्रांजेक्शन की चीजें लेकर जाएगा। जब वो अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके बेसिस पर उसे कॉज और इफेक्ट का पता चल जाता है, जिसके बेसिस पर जिस पर्सन का मोटिव होता है वो भी उसके सामने आ जाता है। इसलिए वो एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जो एक्यूज होता है वो होता है कंपनी का सीईओ, इसलिए वो उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है कॉमन डिजाइन की। मगर कॉमन डिजाइन की कॉन्स्पिरेसी होने की वजह से जो अदर चीजें हैं वो भी उसके सामने आकर रेलिवेंट हो जाती हैं, जो कि सेक्शन 9 में अदरवाइज रेलिवेंट है, जिसे हम एलिबाई के नाम से जानते हैं। इसलिए उस पर्सन को डैमेजेस मिलने चाहिए। ये बात सेक्शन 10 में हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ सेक्शन 11 से लेकर 14 तक के सेक्शंस कवर कराए थे, जहां हम लोगों ने बात करी थी कि सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 11 में आप लोगों को मिलता है राइट और कस्टम, राइट और कस्टम। सेक्शन 12 में आप लोगों को यहां मिलता है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में आप लोगों को मिलता है इंटेंशनल और एक्सीडेंटल,
इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। उसके बाद सेक्शन 14 में आप लोगों को यहां मिलता है किसके बारे में? सेक्शन 14 आप लोगों से मिलता बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में। कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोगों ने इस पॉइंट पर यहां पढ़ लिया। यहां इसके रेफरेंस में हम लोगों ने बात करी कि जो राइट और कस्टम है जब भी क्वेश्चन में आते हैं तो ऐसे केसेस में लोगों के स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग बदल जाती है। वो इंटेंशनल एक्ट करते हैं जिसे वो एक्सीडेंटल शो करने की कोशिश करते हैं, जिससे सोसाइटी में जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो अफेक्ट होता है। तो सेक्शन 11 से लेकर 14 तक के सेक्शंस के बारे में हम लोगों ने यहां बात कर ली थी। अब उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं जहां हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 15 से लेकर 25 तक के सेक्शन के बारे में। ये आप लोगों से बात करता है एडमिशन और कन्फेशन के बारे में। एडमिशन और कन्फेशन के बारे में आप लोगों से ये बात करता है। तो मैंने आप लोगों को यहां कहा था कि सबसे पहले तो इसे ऐसे डिवाइड करना है कि सेक्शन 15 से लेकर 21 तक के सेक्शन आप लोगों से ये कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 22 से लेकर 24 तक के सेक्शन कन्फेशन के बारे में बताते हैं। प्लस सेक्शन 25 आप लोगों से कहता है कि यहाँ ये कंक्लूसिव नहीं है मगर एस्टॉपल की तरह जरूर काम करेगा। नॉट कंक्लूसिव बट ऑपरेट एज एस्टॉपल। ये बात हम लोगों ने सेक्शन 25 के रेफरेंस में कवर कर ली थी। अब आइए दोस्तों हम लोग इस पॉइंट पर सेक्शन 15 से लेकर 25 तक के सेक्शंस को एक बार याद करके देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक पर्सन है जो कि भोला सा अच्छा सा पर्सन है, उससे कोई गलती होती है और वो उसका एडमिशन कर लेता है। वो उसका एडमिशन कर लेता है। एडमिशन करने के बाद भी उसका केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है और उसी को यहां तक कि उसके एजेंट को भी उस केस में पार्टी बना लिया जाता है और उस केस में उसकी पोजीशन जो है वो क्वेश्चन में आती है। उस केस में उसकी जो पोजीशन है वो फिर क्वेश्चन में आ जाती है। जब पोजीशन क्वेश्चन में आती है तो अपना वो सफाई देने के लिए, अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए वो किसी पर्सन का रेफरेंस देता है। वो रेफरेंस देता है किसी पर्सन, पर वो पर्सन भी उसके साथ धोखा कर देता है और ऐसे केस में वो पर्सन जो है उसके अगेंस्ट में एडमिशन कर देता है उसके अगेंस्ट में। क्योंकि ये एडमिशन उसके अगेंस्ट में था इसलिए कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। इसलिए कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है, पर वो तो सारी हदें पार कर देता है। और जो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट में होते हैं, जो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट में होते हैं उनका भी ओरल एडमिशन उनका भी कर देते। इसलिए जो अब सिविल केसेस का एडमिशन था, अभी तक ये सिविल एडमिशन का जो केस था, अब वो चेंज होकर किस में बदल जाता है? क्रिमिनल के कन्फेशन में बदल जाता है। क्रिमिनल कन्फेशन में यहां बदल जाता है। ये बात सेक्शन 22 से हमें मिलनी शुरू हो। तो सेक्शन 15 से लेकर 21 तक के सेक्शंस हम लोगों ने यहां पढ़ लिए। सेक्शन 15 से लेकर 21। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके रेफरेंस में सेक्शन 22 के बारे में। भाई जैसे ही क्योंकि क्रिमिनल केस बन गया, हमारे यहाँ की पुलिस क्या करती है? भाई पुलिस जो है वो सबसे पहले यहाँ उस पर्सन को अरेस्ट करेगी और उसके बाद उसके साथ क्या करेगी? थ्रेट इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस करेगी। थ्रेट इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और कोअर्जन करेगी ताकि उससे क्या लिया जा सके? उससे जो है यहाँ कन्फेशन लिया जा सके। उससे कन्फेशन लिया जा सके। पर वो तो हमारे देश में लॉ ऐसा है जो कि हम कहते हैं कि जब तक थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस और कोर्जन फुली रिमूव नहीं होता, ऐसा कन्फेशन जो है इनएडमिसिबल रहता है। जब तक ये फुली रिमूव नहीं होता तब तक ये कन्फेशन इनएडमिसिबल रहता है। यहां तक कि हम तो पुलिस पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अगर किसी पर्सन ने कन्फेशन पुलिस को दिया है, अगर किसी पर्सन ने कन्फेशन पुलिस को दिया है तो भी यहां वो इनएडमिसिबल ही रहता है। कन्फेशन
मेड टू पुलिस वो भी इनएडमिसिबल रहता है, और कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में होता है वो भी इनएडमिसिबल रहता है, कि पुलिस वालों की तो इमेज ही खराब है। कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में होगा वो भी इनएडमिसिबल होगा। तो फिर कन्फेशन का होने का फायदा ही क्या है? तो कन्फेशन होने का फायदा ये है कि दो केसेस में कन्फेशन रेलिवेंट हो जाता है। जब यहां मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होगी उस केस में, भाई जब मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होगी उस केस में यहां कन्फेशन रेलिवेंट हो जाएगा, या फिर इस पर्सन ने किसी न्यू फैक्ट की डिस्कवरी करवा दी, यानी कि किसी ऐसी चीज के बारे में बता दिया जो कि अभी तक पुलिस को नहीं पता, न्यू फैक्ट की डिस्कवरी करवा, तो उस केस में कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा। अदरवाइज ये कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट ही रहता है। बोलिए दोस्तों। अब ऐसे केसेस में यहां ये कन्फेशन चाहे एक पर्सन के अगेंस्ट हो चाहे दो पर्सन के अगेंस्ट हो, यानी कि मोर देन वन एक्यूज के अगेंस्ट में कन्फेशन है, मोर देन वन एक्यूज के केस में कन्फेशन है, चाहे उन्हें सेम ट्रायल में हो या फिर अलग सेपरेट ट्रायल में किया जा, सेपरेट ट्रायल में हो या फिर सेम ट्रायल में हो, ऐसा कन्फेशन जो है वो उस केस में यहां रेलिवेंट हो जाता है। सेपरेट ट्रायल में हो या फिर सेम ट्रायल में हो, तो इस केस में वो रेलिवेंट हो जाता है। पर रेलिवेंट होने का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहां ये 24 है ना, यहां रेलिवेंट होने का मतलब कंक्लूसिव नहीं है, मगर ऑपरेट करेगा एज स्टॉप, ऑपरेट करेगा एज स्टॉप। तो ये बात हम लोगों ने सेक्शन 25 के रेफरेंस में पढ़ी। तो सेक्शन 25 तक हम लोगों ने ये सेक्शन ऐसे याद कर लिए थे दोस्तों। बताइए भाई, सेक्शन 25 तक कवर हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को इस पॉइंट पर आगे के सेक्शंस पढ़ने, भाई कहां से पढ़ने हैं, तो अब हम लोगों को बात करनी है यहां सेक्शन 26 से। भाई सेक्शन 26 से मैंने आप लोगों को कहां तक के सेक्शंस बताए थे, तो 33 तक के सेक्शंस बताए थे मैंने आप लोगों को, 26 से लेकर 33 तक के। 26 में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है, और डाइंग डिक्लेरेशन की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सब्सिक्वेंट ट्रायल में भी, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी वो रेलिवेंट होता है, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी वो रेलिवेंट होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिया जा रहा है, अगर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिया जा रहा है और किसी पर्सन ने यहां इसे रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में यहां ये यहां रेलिवेंट रहेगा मगर सफिशिएंट नहीं, रेलिवेंट होगा मगर ये केस जो है वो सफिशिएंट नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पर बताया था कि अगर इसकी एंट्री किसी पब्लिक ऑफिसर ने कर ली, पब्लिक ऑफिसर ने इसकी एंट्री कर ली किसी पब्लिक रिकॉर्ड में, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इनफैक्ट वो तो यहां इसे नोटिफाई भी करवा सकता है, हाँ जी, नोटिफाई भी करवा सकता है। बोलो दोस्तों, बात करी थी हम लोगों ने इस पॉइंट पर। अच्छा सॉरी, इसके बाद इसमें मैप, भाई क्यों वैल्यू बढ़ जाती है ये पॉइंट लिखना रह गया मेरा। हाँ जी, क्यों वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिसर है वो मैप और प्लान करके इसे चार्ट के फॉर्म में पब्लिश करता है। हाँ जी, प्लान करके इसे चार्ट के फॉर्म में पब्लिश करता है, इसके बारे में आप लोगों को यहां बताया था। बोलो दोस्तों, सेक्शन 28, 29, 30 सही जा रहे हैं भाई। हाँ जी, उसके बाद यहां नोटिफाई कर सकता है, उसके बाद यहां वो नोटिफाई कर सकता है। उसके बाद यहां ये नोटिफिकेशन जो है वो कहां तक जा सकता है, ये जा सकता है जो
लॉ बुक्स हैं वहां तक, जो फॉरेन लॉ बुक्स हैं वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और इस केस में क्योंकि फॉरेन लॉ बुक्स में जा सकता है, इसलिए यहां ये जो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होगी वो उतनी ही होगी जितने की जरूरत है। सो मच ऑफ सच, सो मच ऑफ सच। बोलिए दोस्तों। तो सेक्शन 33 तक हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ सेक्शंस कवर कर लिए थे। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, वे अब हम लोगों की बात थी जजमेंट से रिलेटेड। जजमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने बात पढ़ी थी। सेक्शन 34 से सेक्शन से स्टार्ट हो रहे थे जजमेंट के। बोलो दोस्तों, 34 से स्टार्ट हो रहे थे, 38 तक ये जा रहे थे। जजमेंट के सेक्शन है 34 से लेकर 38 तक। उसके बारे में हम लोगों ने क्या बात करी थी, तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 34 में बताया था कि भाई जो जजमेंट होता है फर्स्ट केस का, वो सेकेंड केस में, सब्सिक्वेंट केस में इररिलेवेंट होता है। सब्सिक्वेंट केस में इररिलेवेंट होता है। मगर वो जजमेंट अगर आया हो मैट्रिमोनियल केस में, मैट्रिमोनियल केस में जिसमें किसी इंसान की वाइफ ने उसे इंसॉल्वेंट कर दिया, तो ऐसे केस में वो इसे यहां पब्लिक नेचर करना चाहती है। पब्लिक नेचर करना चाहती है इस जजमेंट को पब्लिक नेचर का करना चाहती है। बोलो दोस्तों, हम लोगों ने बात करी थी। हाँ भाई। उसके बाद इस पॉइंट पर यहां अगर वो पब्लिक नेचर का करना चाहती है तो ऐसे केस में क्या होगा। बोलो भाई। मैट्रिमोनियल केस के बारे में बात करी थी, पब्लिक नेचर का करना चाहती है। प्रोबेट मैरिज इंसॉल्वेंसी हो गया, पब्लिक नेचर हो गया। जी। बोलो दोस्तों। आगे बताओ बेटा। सेक्शन 37 क्या कहता है। बोलो। जी। इसलिए जजमेंट जो है वो अपने आप इशू में आ जाएगा। जजमेंट जो है वो अपने आप इशू में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसे जजमेंट पर खुद डाउट होने लगेगा कि उसने जो है ये फ्रॉड और कोअर्जन के थ्रू लिया है। फ्रॉड और कोअर्जन के थ्रू लिया है। जी बेटा बिल्कुल। हाँ भी दोस्तों, 34 से लेकर 38। बेटा ये बीच में वंदे मातरम, जय हिंद। अच्छा। बिल्कुल। बेटा देखो, मुझे ना ये ऐसे तुम वंदे मातरम जय हिंद बोल रहे हो तो मुझे वो मूवी याद आ गई। आ, एक मूवी थी ना पुरानी, नई वाली तो मैंने गदर मूवी देखी नहीं है। उसमें एक पुरानी मूवी थी, आ, गदर, अमरीश पुरी की। उसमें ना अमरीश पुरी का भाई हुआ करता था। अमरीश पुरी जो है पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, पर उसके भाई की याददाश्त चली जाती है, वो उसे भी साथ ले जाता है। तो बीच बीच में ना नारे लगाता रहता था ऐसे ही, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। तो बेटा ऐसा रिएक्ट नहीं करना है हमें, है ना। सर आप खुश करते हो, बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। देखिए वैसे आप लोगों ने मूवी। जी थैंक यू बेटा। चलिए दोस्तों, सेक्शन 34 से लेकर 38 के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 39 से। सेक्शन 39 के बारे में अब हम बात करें। भाई सेक्शन 39 आप लोगों से बात करता है ओपिनियन के बारे में। हाँ। सेक्शन 39 जो है वो ओपिनियन के बारे में हम लोगों से बात करता है, 39 टू 45। ओपिनियन के बारे में बात करता है। भाई हम लोगों ने ये ओपिनियन का पॉइंट भी पढ़ लिया। आप में से कौन मुझे अब ओपिनियन से रिलेटेड पॉइंट बताएगा। भाई ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब आप लोगों को बताना है कि भाई ओपिनियन में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। बिल्कुल 39 से लेकर 45 तक के सेक्शंस है, मैंने बिल्कुल बता दिया आप लोगों को। अब आपको बताना है कि 39 से 45 तक लिखा गया है। भाई
आगे के सेक्शंस मैंने बताए, अब ये सेक्शन बताने की बारी अब आप लोगों की है। जल्दी से अब शुरू हो जाओ भाई, स्टोरी तो इस पर भी बताई थी। जल्दी से शुरू हो जाओ सेक्शन 39 से। हाँ हाँ, बोलो बोलो। साइंस आर्ट फिंगरप्रिंट्स, साइंस आर्ट लॉ फिंगरप्रिंट्स। जी भाई, सेक्शन 39 में आप लोगों को मिलता है कि जो एक्सपर्ट है वो साइंस आर्ट, साइंस लॉ और फिंगरप्रिंट्स इससे रिलेटेड हो सकता है। क्लॉज 2 में आप लोगों को इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग बताया जाता है। भाई इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग आप लोगों को सेक्शन 39 में बताया जाता है। उसके बाद सेक्शन 40 आप लोगों को बताता है जो फैक्ट जो है इसके रेफरेंस में जो ग्राउंड होगा। बेटा बीच में सेक्शन मिस हो रहा है ना, सेक्शन 40 वाला। हाँ जी, फैक्ट बियरिंग अपॉन एक्सपर्ट वाला। भाई सेक्शन 41 आप लोगों ने मुझे बता दिया। भाई सेक्शन 41 आप लोगों ने मुझे बता दिया जो कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 42 आप लोगों ने मुझे बता दिया जो कि कस्टम से रिलेटेड है ना, कस्टम और राइट से रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 43 आप लोगों ने मुझे बता दिया यूजेज और टेनेंट से रिलेटेड है, यूजेज और टेनेंट से रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 44 आप लोगों ने मुझे बता दिया भाई जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 45 आप लोगों ने मुझे बता दिया भाई ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन बताने, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन बताने हैं। ये सेक्शन 40 आप लोगों से क्या कहता है ये बताओ। भाई सपोर्ट और रिवर्ट के बारे में बात करता है। सपोर्ट और रिवर्ट कैसे बताया था अब याद करना। भाई लॉ को अगर आपने एक बार सपोर्ट कर दिया, लॉ को अगर आपने एक बार सपोर्ट कर दिया तो उसे रिवर्ट मत करो, तो उसे रिवर्ट मत करो। अगर एक बार सपोर्ट कर दिया तो लॉ को रिवर्ट मत करो, क्योंकि जो लॉ की राइटिंग होती है, जो लॉ की राइटिंग होती है उससे लोगों के उससे लोगों के कस्टम्स उससे लोगों के कस्टम्स और टेनेंट्स डिसाइड होते हैं, उससे लोगों के कस्टम्स और टेनेंट्स के बीच के रिलेशंस डिसाइड होते हैं, रिलेशंस डिसाइड होते हैं। बोलो दोस्तों। तो ऐसे केस में, हाँ जी, तो ऐसे केस में यहां मैंने फिर आप लोगों को क्या बताया था, लास्ट पॉइंट बताओ। ऐसे ग्राउंड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो रिलेवेंट होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप ऑफ ग्राउंड रिलेवेंट होते हैं। बोलो दोस्तों, याद आ रही है पॉइंट? ए बोलो। भाई लॉ को सपोर्ट करके रिवर्ट मत करो। मैंने बताया था क्योंकि उसकी राइटिंग से कस्टम और टेनेंट्स का पता चलता है, जिससे रिलेशनशिप के ग्राउंड स्ट्रांग होते हैं, जिससे रिलेशनशिप के ग्राउंड स्ट्रांग होते हैं। याद आ रहा है? भाई लॉ को सपोर्ट करके रिबट मत करो क्योंकि उसकी राइटिंग से कस्टम और टेनेंट्स का पता चलता है, जिससे रिलेशनशिप के ग्राउंड स्ट्रांग होते हैं। 41 को कैसे बीच में डालें बेटा, राइटिंग से आ गया ना, हैंड राइटिंग। लॉ की राइटिंग मतलब लिखा हुआ जो लॉ होता है उससे क्या होता है भाई, जैसे कि कोई गवर्नमेंट लॉ लिखती है, जैसे कि ट्रिपल तलाक पर लॉ लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ गवर्नमेंट लिखना चाहती है, तो ऐसे क्या होगा, उस लॉ से क्या होगा। तो ऐसे केस में कुछ लोग जो है वो उस लॉ को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग रिवर्ट करेंगे। मगर एक बार सपोर्ट कर दिया जिन लोगों ने, वो फिर उससे पीछे ना हटें, है ना। तो लॉ को सपोर्ट करके रिवर्ट मत करो, क्योंकि उसकी राइटिंग से, क्योंकि जो लॉ लिखा है उससे लोगों के कस्टम और टेनेंट्स डिसाइड होंगे,
उससे कस्टम्स और टेनेंट्स डिसाइड होंगे या कस्टम और टेनेंट्स का पता चलेगा, जिससे रिलेशनशिप के जिससे रिलेशनशिप के ग्राउंड स्ट्रांग हो गए, यानी कि लोगों के बीच के आपस के जो रिलेशनशिप हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा या फिर ट्रिपल तलाक जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। भाई समझ आया? स्टोरी फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने शायद प्रीवियस क्लास में आप लोगों को इतना रुककर इस स्टोरी को बताया नहीं था, इसलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं स्टोरी। भाई जैसे कि सपोज करो गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहती है, तो हम उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। भाई जैसे गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहती है, तो हम कहना चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है लॉ लेकर आएगी, तो लॉ को एक बार सपोर्ट करने के बाद रिवर्ट मत करो। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग रिवर्ट करेंगे, पर एक बार सपोर्ट करके रिवर्ट मत करो, क्योंकि उसकी राइटिंग से कस्टम्स और टेनेंट्स का पता चलेगा। यानी कि जो लोगों के कस्टम्स हैं और लोग जिस तरीके से आगे काम करने वाले हैं, उसका टेनेंट्स का पता चलेगा, जिससे रिलेशनशिप, लोगों के आपस के जो रिलेशनशिप है उसके ग्राउंड फिर स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। भाई दिव्यांश पूछ रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ। बेटा रिव्यू पिटीशन सीजेई साहब नए, पुराने वाले रिटायर हो गए, नए वाले कुर्सी संभाल रहे हैं, तो अब कल एक बार कोर्ट जाऊंगा तो उसके बाद बताऊंगा कि रजिस्ट्री क्या कह रही है। तो अभी उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता, एक बार रजिस्ट्री में जाकर कल ही इन्फॉर्म कर पाऊंगा। हाँ भी दोस्तों, तो सेक्शन 39 से लेकर 45 तक के सेक्शंस कवर हो गए। जल्दी से बता दो दोस्तों। हाँ जी, बाकी जितने स्टूडेंट है एक बार बोलूंगा भाई, बाकी सारे स्टूडेंट्स लाइक भी कर दो सेशन को। जब इतने सारे लोग आए हो तो 46 लोग लाइव है, 34 जो है लाइक्स हैं, इतना खराब भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत को कम से कम पसंद करो। सर जी आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? बेटा हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों देखता हूँ। सर जी एओआर हैं आप? नहीं बेटा, एओआर नहीं हूं मैं। हाँ जी दोस्तों, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेक्शन 39 से 45 के बाद अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सर क्लास डेली चलती है क्या? हाँ जी बिल्कुल बेटा, डेली क्लास चलती है। चलिए दोस्तों आइए अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 46 से लेकर 50 तक के सेक्शंस के बारे में। 46 से लेकर 50 तक के सेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड है, जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड है। अब सेक्शन 46 में सेक्शन 46 में आप लोगों को बताया जाता है कि जो सिविल केस है उसमें कैरेक्टर इररिलेवेंट है। सिविल केस में कैरेक्टर जो है वो इररिलेवेंट होता है। उसके बाद सेक्शन 47 में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। उसके बाद सेक्शन 48 आप लोगों से बात करता है जो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो इररिलेवेंट है। जो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है प्रोसिक्यूट्रिक्स का, वो इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट है, ऐसा सेक्शन 48 कहता है। उसके बाद सेक्शन 49 कहता है बैड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट है एक्सेप्ट इन रिप्लाई। बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट है एक्सेप्ट इन रिप्लाई। उसके बाद सेक्शन 50 आप लोगों से कहता है कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस, कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस। हाँ जी, कैरेक्टर जो है अफेक्टिंग डैमेजेस, इसके बारे में कहा जाता है।
एक्सेप्ट इन रिप्लाई, बिल्कुल। अब इसे हमें याद करना है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आप लोग कोई ट्रिक बनाकर लेकर आइएगा। तो आप लोगों ने ट्रिक बनाई सेक्शन 46 से लेकर 50 तक की, प्रीवियस क्लास में मैंने ये बात बोली थी। हाँ जी बेटा, क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, बैड कैरेक्टर इररेलिवेंट है। इसीलिए तो सेक्शन 47 में मैंने ऐसे लिखा है बेटा। गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, बैड कैरेक्टर इररेलिवेंट है। हाँ जी, बनाई थी, बताओ भाई क्या बनाई थी। वैसे किसी ने ट्राई करी थी, बताओ जी। कमेंट में था बेटा, उसमें तुमने सेक्शन मेंशन किए थे, कुछ ट्रिक नहीं बनाई थी। वो ट्रिक नहीं लगी थी मुझे। हाँ भाई, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। भाई जल्दी बोलो। कोई ट्रिक बना के लाए हो, हाँ या ना, पहले ये तो बता दो। अरे दोस्तों देखो, ऐसे तो मैं सारी ट्रिक दे दूंगा आप लोगों को, पर बात ये है कि जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे काम करेगी। ट्राई नहीं किया। हाँ जी। अच्छा वैसे देखो, एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक इसे याद करने की हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिविल सिविल गुड कैरेक्टर, या ऐसे एक एक वर्ड उठा लेते हैं। सिविल गुड कैरेक्टर, सिविल गुड कैरेक्टर, स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस आर आर बैंड आर बैंड एस आर बैंड एस बेड आर बैंड एस बेड आर बैंड एस बैंड बैंड एस बेड कॉस्ट यू damages, कॉस्ट यू damages, कॉस्ट यू damages। तोड़ तोड़ कर मैंने इसे बनाया है एक सेंटेंस में, ताकि आपको इसे यहां याद हो जाए। मतलब क्या कहना चाहते हैं, वे ये कहना चाहते हैं सिविल गुड कैरेक्टर की स्टोरी, मतलब कोई पर्सन सिविलाइज्ड लाइफ जी रहा है गुड कैरेक्टर के साथ, अगर वो किसी भी अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस की स्टोरी को शेयर कर रहा है तो उसे बताना बैन है, और उसे गलत समझा जाएगा। उसे बताना बैन है और उसे गलत समझा जाएगा, और ऐसे केसेस में उसके ऊपर डैमेजेस डाले जाएंगे। सिविल गुड कैरेक्टर स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस आर बैंड एज बैड कॉस्ट यू डैमेजेस। तो इस केस में यहां कौन कौन से पॉइंट से क्या क्या कवर हो गया, तो इस पॉइंट पर सिविल कैरेक्टर ये सेक्शन 46 में कवर हो गया। उसके बाद गुड कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस सेक्शन 47 में कवर हो। उसके बाद स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस सेक्शन 48 में कवर हो। उसके बाद भाई जो बैड कैरेक्टर हैं उसके एविडेंसेस देना बैन है। भाई लिखा है ना, बैड कैरेक्टर एविडेंसेस इररिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, तो इसका मतलब बैन है कि बैड कैरेक्टर के एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को सेक्शन 49 में मिल गई। उसके बाद कॉस्ट यू डैमेजेस सेक्शन 50 में मिल गया, सेक्शन 50 में मिल गया।
भाई क्या कह रहे हैं? सिविल गुड कैरेक्टर मतलब कोई पर्सन सिविलाइज्ड पर्सन है जो कि गुड कैरेक्टर का है। अगर वो अपनी कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस स्टोरी बता रहा है तो वो बताना बैन है और उसे बैड कंसीडर किया जाएगा, और इस केस में उसके ऊपर डैमेजेस डाले जाएंगे। तो सिविल सेक्शन 46 से आ गया, गुड कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस 47 में आ गया, और ऐसे केसेस में सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो 48 में आ गया। सेक्शन 49 में बैंड एज डैमेजेस आ गया, और उसके बाद कॉस्ट यू डैमेजेस सेक्शन 50 में आ गया। ठीक है। आप इसे चाहो तो और भी बना सकते हो, जैसे कि सिविल सिविल गुड कैरेक्टर पर्सन के बारे में और भी चीजें ऐड कर सकते हो। मैंने बस आपको एक फॉर्मेट दिया है, आप और भी चीजें सोच सकते हो। बोलो भाई, समझ आ रहा है कैसे हम इसे कर रहे हैं? भाई कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना किसी पर्सन के, तो उसी के रेफरेंस में हम लोगों ने बात कर ली कि किसी पर्सन की सिविलाइज लाइफ है जो कि गुड कैरेक्टर का पर्सन है, जैसे ही वो अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में, तो उसे बताना बैन है और उसे बैड कंसीडर किया जाएगा। तो बैन एज बैड यानी कि बैड कैरेक्टर के एविडेंसेस बैन है, वो नहीं दिए जा सकते। उसके बाद अगर वो ऐसा बताता है तो उसके बेसिस पर उसे डैमेजेस देना पड़ेगा। बोलिए दोस्तों, याद हो गए सेक्शन 46 से लेकर 50? पे जल्दी से बताओ, याद हो रहे? देखो बस बैक ऑफ द माइंड स्टोरी चलनी चाहिए। दो स्टोरीज हम लोगों ने याद करी है। वे पहला यहाँ लॉ को, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, हम उसके रेफरेंस में ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, तो ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो यहां इस केस में कहते हैं लॉ को अगर वो आ रहा है तो उसे सपोर्ट कर रहे हो, और अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उसके बाद उसे रिवर्ट मत करना, क्योंकि उसकी राइटिंग के बेसिस पर जो लॉ लिखा हुआ होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, उससे लोगों के बीच के कस्टम्स और टेनेंट जो है उनका पता चलेगा, जिससे लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप के ग्राउंड है वो स्ट्रांग होंगे। तो सेक्शन 39 से लेकर 45 तक ये कवर हो जाएगा। उस ये हम लोगों ने सेक्शन 39 से 45 ओपिनियन के बारे में बात कर ली। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कैरेक्टर के बारे में। तो जब हम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो देखो, जब भी कैरेक्टर के बारे में बात आती है तो लोग जो है ना उसे रिलेट करते हैं हमेशा। लोगों की आदत होती है कैरेक्टर के बारे में जब भी बात आती है तो हमेशा उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के साथ लोग उसे रिलेट करते हैं, है ना? जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे उस लड़की का कैरेक्टर खराब है, तो जैसे ही कहते हैं कैरेक्टर खराब है, इसका मतलब क्या कहने की इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस सोसाइटी में, कि उसके साथ तो बहुत सारे प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहे होंगे। ऐसी बात तो सोसाइटी में लोग कहते हैं। जैसे कि किसी लड़के को बताते हैं कि वो बैड कैरेक्टर का है, इसका मतलब उसके अंदर खराब शौक है, ऐसे करके बताया जाता है ना। तो हमारे यहाँ जो कैरेक्टर है उसे इन चीजों के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई देखो, हमारी जो सोसाइटी है, हम उसे इंडियन सोसाइटी को बात करते हैं कि वहाँ हमारी जो संस्कृति है वो बहुत रिच है, इसलिए हमारे यहाँ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में खुले में बात करना बैन है। तो इसी के बेसिस पर हमने एक स्टोरी बना दी। भाई जब भी कैरेक्टर के बारे में बात आ रही है, क्या बता दिया भाई, जैसे कि सिविल गुड कैरेक्टर। सिविल गुड कैरेक्टर यानी कि कोई पर्सन सिविलाइज्ड लाइफ जीता है जो कि गुड कैरेक्टर का पर्सन है। अगर अपने वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस की स्टोरी बता रहा है तो वो बताना बैन है, क्योंकि उसे बुरा माना जाता है, बैन एज बैड। और ऐसे केसेस में उस पर्सन के ऊपर डैमेजेस डाले जाएंगे, ये बात बोली। तो सिविल गुड कैरेक्टर, स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल पर्सन, बैन एज बैड, कॉस्ट यू डैमेजेस। भाई समझ आया मैंने क्या सोचकर इस स्टोरी को बनाया? हाँ जी, भाई बता रही हैं कि सर, लेकिन सर लड़के दूसरे लड़के को अच्छी नीयत से प्यार कर सकते हैं,
बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। हर किसी के पास ये राइट है कि वो जिसे चाहे प्यार कर सकता है, पर अभी हमारा काम लॉ से प्यार करने का है। अभी हमारी उम्र लॉ में प्यार करने की है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लॉ से प्यार करें और वहीं तक ही रहें। है ना बेटा? एक बार जब जीवन में अच्छा कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें भी हो जाएंगी। हाँ भाई दोस्तों, सेक्शन 46 से लेकर 50 तक का सेक्शन कवर हो गया आप लोगों का कैरेक्टर के बारे में। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों। तो हम लोगों ने सेक्शन 46 से लेकर 50 तक के सेक्शन, मैक्सिमम अगर आप इसे लिखने बैठोगे ना तो मैं बता रहा हूं मैक्स टू मैक्स 25 मिनट में सेक्शन 1 से लेकर 50 तक के सारे सेक्शन लिख दोगे। वो भी विद डेफिनेशन, विद सीक्वेंस। डेफिनेशन के साथ, सीक्वेंस के साथ आप सेक्शन 1 से लेकर 50 तक मैक्सिमम जो है वो 25 मिनट में लिख दोगे। ये मैक्सिमम टाइम है। अगर मुझसे बोलोगे तो मैं अभी 10 मिनट में तुम्हें लिखकर दिखा सकता हूं। पर धीरे धीरे करके हम लोग आगे सेक्शंस पढ़ते चले जाएंगे और इसका रिवीजन करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ सेक्शन 51 से आगे के सेक्शंस की ट्रिक याद कराऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, फौजिया बता रही है 18 मिनट में लिखा था, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के सेक्शन, सेक्शन 51 से पढ़ेंगे, जो कि पार्ट थर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं 170 सेक्शन है, पर जो कंटेंट के सेक्शंस याद किए ना वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 50% कंटेंट है। नहीं बेटा, भोपाल से नहीं हूं मैं। हाँ जी दोस्तों, मैं वापस से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि इस समय अकेडमी पर 60% का ऑफ चल रहा है। आप लोग 18,999 रुपए में मेरे साथ सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी का, फैजान 92 कोड यूज करके। सर कल क्लास होगी क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, कल क्लास होगी, 10 बजे से क्लास लूंगा आप लोगों के साथ। फैजान 92 कोड यूज करके आप लोग मेरे साथ डिटेल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं, साथ ही उसे याद करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। जी, सेक्शन 1 से लेकर 50 तक के सेक्शंस हम लोगों ने याद कर लिए हैं। बस ये बता दीजिए, क्या बता दूं बेटा? सर पूरे सेक्शन कवर करेंगे 170 तक? नहीं बेटा, 170 तक पूरे सेक्शन एक बार में कवर नहीं करूंगा, ये पहले ही बता दूं। मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ सेक्शंस यहां तक कवर करा रहा हूं, यहां तक कवर करा रहा हूं, 1 से लेकर 170 तक सेक्शन तक कोशिश करेंगे कि हम लोग कवर कर लें। उसके बाद हम लोग वापस से बीएनएस के सेक्शंस को याद करेंगे। एक बार मैं बीएनएस करा चुका हूं, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो बीएनएस जाके कवर कर लो। दोबारा से आप लोगों के साथ बीएनएस उठाऊंगा, बीएनएसएस उठाऊंगा और बीएसए उठाऊंगा, क्योंकि बीएनएस में कुछ सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे, कुछ सेक्शंस में अभी एड ऑन करना बाकी है। तो जो सेक्शन बीएनएस के बचे हुए हैं उन्हें अच्छे से याद करेंगे और जो याद करे जा चुके हैं उनका बढ़िया करके रिवीजन करेंगे, ताकि सेक्शन पे वही वापस पकड़ आए जो कि आईपीसी के सेक्शंस पर हमारी हुआ करती थी। तो इसलिए जो पढ़ा चुका हूं बीएनएस उसका पहले रिवीजन करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें सेक्शन एडिशन करवा लूंगा, ताकि बीएनएस कवर हो जाए। तो एक बार में सब कुछ नहीं परोसूंगा, फिर उसके बाद बीएनएसएस पे आएंगे दोबारा से और फिर बीएसए बनाएंगे। सर हमसे ट्रिक नहीं बनती बेटा, धीरे धीरे करके हो जाता है। धीरे धीरे करके काम करते हो, मेहनत करते हो, सोच ठीक देते हो तो होता चला जाता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। पर बस पीछे बैक ऑफ द माइंड स्टोरी आनी चाहिए। वे कह रही हैं तब तक यूपी एपीओ का प्रीलिम्स आ जाएगा। बेटा यूपी एपीओ के प्रीलिम्स में आएंगे तो तीनों ही सब्जेक्ट ना, और तीनों सब्जेक्ट आएंगे तब तक हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो उससे पहले ही कवर करवा दूंगा ना बेटा।
है ना बेटा। और या तो जिंदगी भर के लिए करने हैं, सिर्फ एपीओ के लिए थोड़ी करने हैं। उसके बाद भी तो पेपर होगे, उसके बाद भी तो कोर्ट में जज बन के बैठोगे, तब भी तो सेक्शन ही काम आएंगे। तो एग्जाम के लिए भी हो जाएंगे, उससे पहले ही कोशिश करूंगा कवर करा दूं। अगर रह भी गए, मान लो बीएनएसए के कुछ सेक्शंस रह गए, एग्जाम आ गया, तो उस केस में आगे की भी तो लाइफ है। जीना तो लॉ के साथ ही है, और बिना सेक्शन के कोर्ट में बैठोगे कैसे। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के लिए आप लोगों के साथ यही विदा लेता हूं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। भाई सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, और एक बार सेक्शंस को लिखकर जरूर देख लें। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं 18,999 रुपए में, फैजान 92 कोड के साथ।